इन द प्रोसेस लेट से एरिया स्वेप्ट बाय, है ना, द रेडियस वेक्टर। तो मान लो जो रेडियस वेक्टर है ना, एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर कितना है, लेट से डी ए बाय, है ना, दैट इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर इक्वल टू डी ए, है ना। तो अगर एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर जो है वो डी ए है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, है ना। इफ द एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू डी ए, है ना, देन है ना, अच्छा, लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। उससे पहले इस पेज का डायग्राम ले लेते हैं। है ना, तो है ना, लेट्स से द एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर क्या है, वो डीए है, ठीक है ना। तो बेसिकली अब तुम ये देखो, है ना, डीए जो इसका जो एरिया है डीए, है ना बच्चों। अब ये बोलो कि मैं मान सकता हूँ ना कि छोटे से टाइम में जो रेडियस वेक्टर का, है ना, रेडियस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसमें ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। क्या मैं ये मान सकता हूँ फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम dt। अब यस प्लैनेट सर। है ना, प्लैनेट अपने मोशन पे है, तो बहुत ही छोट स्मॉल टाइम dt मतलब क्या है, वेरी स्मॉल टाइम dt। वेरी स्मॉल टाइम dt में बहुत कम आगे जाएगा, उसमें उसका जो पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू सन, है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम चेंज होगा। चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन विल बी वेरी लेस। So the area, है ना, so for a small time dt area dA can be approximated to be area of a sector, है ना। If the angle covered by the radius vector in time dt is d theta, अगर, है ना, if the angle covered, है ना, by the angle covered by, है ना, radius vector in time dt, by radius vector in time dt, in time dt, है ना, इक्वल इज डी ए। टाइम dt में कितना एंगल कवर करेगा, डी ए एंगल कवर करेगा, है ना, ठीक है, सॉरी डी थीटा, मान लो डी थीटा एंगल कवर कर रहा है, इज डी थीटा, है ना, देन, तो फिर उससे क्या होगा, देन द एरिया कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बी एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर एंड एंगल डी थीटा, रेडियस आर एंड एंगल डी थीटा, एंगल डी थीटा, है ना। तो इंप्लाइज डी ए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी थीटा बाई टू। समझ में आ रहा है बच्चों, तो डी ए कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर डी थीटा बाई टू। अब ये केपलर सेकेंड लॉ क्या बोलता है, बाय केपलर सेकेंड लॉ, है ना, बाय केपलर
सेकेंड लॉ, तो बेसिकली केपलर्स का सेकेंड लॉ ये बोलता है ना, डी ए बाय डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ, इंप्लाइज, है ना, आर स्क्वायर, है ना, डी थीटा बाय टू डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। अब ये डी थीटा बाय डी टी क्या होना चाहिए, अब ये डी थीटा बाय डी टी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए, implies r square by 2 omega is equal to constant, है ना, where omega is equal to d theta by dt is angular velocity of planet। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अरे बोलो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना। हाँ, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, ठीक है ना। तो फिर, है ना, मान लो नाउ लेट्स से implies r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी अगर इक्वल टू कांस्टेंट है, अगर मान लो r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू कांस्टेंट implies, अगर हम मास मल्टीप्लाई करेंगे, अरे पीयूष कहाँ गया? पीयूष भाई समझ में आ रहा है ना? सर फर्स्ट और सेकंड लॉ तो मिक्स थोड़ा मिक्स हो गया सर, मिस कर दिया मैं। अच्छा, तुम नहीं थे क्या? सर अच्छा, एम आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, समझ में आया ना? एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि वेयर एम इज मास ऑफ प्लैनेट, तो एम तो कांस्टेंट होता है ना। मान लो प्लैनेट का मास एम है, वो वेरिएबल थोड़ी ना है, वो भी तो कांस्टेंट है ना। तो आर स्क्वायर ओमेगा कांस्टेंट था, उसके साथ एम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो कांस्टेंट आएगा ना बच्चों। यस सर। एम आर स्क्वायर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लैनेट अबाउट सन, implies I omega is equal to constant, where I is moment of inertia of planet about sun। समझ में आया ना बच्चों? अरे जल्दी बोलो। यस That सर। implies angular momentum is equal to constant। angular momentum कंजर्व्ड है ना, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है वो कंजर्व्ड है, ठीक है ना। तो ये जो रिजल्ट है हमें एक डायरेक्शन से मिला, एक मेथड से। वो मेथड क्या था कि हमने केपलर्स लॉ का डेफिनेशन को यूज किया। केपलर्स लॉ का डेफिनेशन क्या है ना, अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ केपलर्स लॉ, है ना, डेफिनेशन क्या हुआ? डेफिनेशन है डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। इससे रिजल्ट क्या मिला हमको? इस डेफिनेशन का रिजल्ट क्या आया कि, है ना, implies angular momentum, है ना, ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आया ना? ठीक ना। तो ये रिजल्ट ना हमें और एक तरीके से मिल सकता है। ये रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा, है ना, और ना ये तो मैथमेटिकल तरीका था, मैथ्स यूज किया, ठीक है ना। फिजिक्स अप्लाई करके भी मिल सकता है, डायरेक्ट फिजिक्स। सोचो, पी क्यू आर है ना, ये पी क्यू आर जो है, मान लो आर एक पॉइंट है, प्लैनेट अभी आर में पहुंच गया, ये उसका पोजीशन वेक्टर है। सुन रहे हो ना सब लोग? ये हो गया ना उसका पोजीशन वेक्टर आर का। यस सर। हाँ, तो आर का हो गया ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अब ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ है, आउटवर्ड। इसका जो डायरेक्शन है इस तरफ है,
लेकिन प्लैनेट के ऊपर जो सन से ग्रेविटेशनल फोर्स आता है वो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब इन दोनों का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? प्लैनेट के ऊपर अगर टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क किसके वजह से आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के टॉर्क आएगा, बस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क आएगा। और वो टॉर्क कितना होगा? 0। यस सर। आर वेक्टर क्रॉस एफ जी इज इक्वल टू आर एफ जी साइन थीटा, मतलब 180 डिग्रीज इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज नेट टॉर्क इक्वल टू 0, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है? जब कोई सिस्टम के ऊपर नेट टॉर्क है ना 0 आता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है ना। एज सिंपल एज दैट। समझ में आया? है ना। प्लैनेट Yes, sir. यहाँ पे एलिप्स में कोई भी पॉइंट में है, एलिप्स के कोई भी पॉइंट के ऊपर प्लैनेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इट माइट बी एट एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, इट माइट बी एट एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, है ना। उसके ऊपर बस एक ही फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज टुवर्ड्स द सन, है ना। तो उसका जो मतलब है ना टॉर्क है, इस फोर्स का जो टॉर्क है ना, विथ रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है ना, वो फोर्स खुद ही सन से पास कर रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से जब फोर्स पास करता है तो उसका नेट टॉर्क 0 होता है, तो कोई टॉर्क नहीं आता है फिर प्लैनेट के ऊपर, तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। समझ में आया? है ना। तो ये पॉइंट भी नोट कर सकते हो तुम लोग, है ना। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट इज केपलर्स थर्ड लॉ। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाए ना सर, उसका प्रीवियस। यस सर, हो गया। अब अभी समझ में आया, नहीं समझ में आया? हाँ सर। तो फाइनल केपलर्स थर्ड लॉ, है ना। केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है बेसिकली? सो केपलर्स थर्ड लॉ सेज दैट square of time period of planet is proportional to cube of the semi major axis, cube of semi major axis, है ना। तो फाइनल पॉइंट है, लिख लो, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ planet is proportional to cube of semi major axis। पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, मान लो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ ए है, पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ए क्या है? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ए इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ए क्या और टी क्या है? टी इज टाइम पीरियड। लो खत्म हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं, इतना समझ में आया ना बच्चों? यस सर। हाँ, अब चलते हैं ना प्रॉब्लम्स में। हो गया सर। हो गया ना। हम्म। तो क्वेश्चन ये है, चलो अभी क्वेश्चन सेक्शन में चलते हैं, है ना।
तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन ये बोला है ना, पार्टिकल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 9.8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल मतलब मैक्सिमम हाइट में उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है। हाँ 4900 किलोमीटर। 4900 किलोमीटर, वेरी गुड बेटा। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि मैक्सिमम हाइट में, है ना, उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है, नहीं तो वो तो पार कर जाएगा ना। मैक्सिमम हाइट मतलब एक मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, उसके बाद वो वापस आ रहा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। v इज इक्वल टू जीरो एट मैक्सिमम हाइट, है ना। तो पहले तो ये लिख सकते हो यहाँ पे v इक्वल टू जीरो एट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से क्या मिलेगा हमको, माइनस जी एम स्मॉल एम बाय रेडियस ऑफ अर्थ, पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, प्लस हाफ स्मॉल एम, मान लो उसको वेलोसिटी दिया हमने v स्क्वायर, इज इक्वल टू माइनस जी एम एम, जो हाइट h ऊपर जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है r प्लस एच। ठीक है ना, तो ये जो r प्लस एच में गया, वो r प्लस एच हाइट में गया, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, प्लस वेलोसिटी वहां पे जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ये समझ में आया बच्चों? ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर लिया, है ना। मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। स्मॉल एम इज मास ऑफ अर्थ, सॉरी मास ऑफ पार्टिकल, कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ। इज दैट क्लियर? समझ में आया ना बच्चों? है ना, ओके। अरे समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, अब मैं यस सर। यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो माइनस ऑफ जी एम बाय आर है, ठीक है ना, जी एम बाय आर स्क्वायर क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर अंडर रूट ग्रेविटी होता है ना। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे आर हर जगह पर डिवाइड कर लूंगा, रेडियस ऑफ अर्थ को हर जगह पर डिवाइड कर लूंगा, दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर होल इंटू आर प्लस एच। ठीक है ना, तो ये जी एम बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल, मतलब अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर होता है ना, जी एम बाय आर स्क्वायर यही होता है ना, यस सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू यस सर। ग्रेविटी, है ना। ओके, इंप्लाइज माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वी स्क्वायर बाय टू आर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस जी एम बाय आर होल इंटू आर प्लस एच। तो यहाँ पे आर डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ फिर से, इंप्लाइज माइनस जी, है ना, प्लस वी स्क्वायर बाय टू आर, है ना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम बाई आर स्क्वायर जो है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, माइनस जी एम बाई, इसको भी आर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, आर स्क्वायर होल इंटू आर प्लस एच, बस ऊपर में एक आर आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा ना माइनस जी, इंप्लाइज माइनस जी प्लस वी स्क्वायर बाय टू आर इज इक्वल टू माइनस जी इंटू आर बाय आर प्लस एच, है ना। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है बच्चों? यस सर। यहां यस तक सर। लिख लिया, यहां तक लिख लिया। यस सर। तो फिर नेक्स्ट है, दैट इंप्लाइज, सर थोड़ा सा देखिए। अरे मुझे पता था, मुझे पता था, एक मिनट एक मिनट, हाँ हो गया। हाँ सर। हम्म,
इम्प्लाइज है ना, यहाँ पे आएगा g होल इंटू 1 माइनस r बाय r प्लस h, है ना, इज इक्वल टू v स्क्वायर, v स्क्वायर बाय 2r, है ना। अब implies v square by 2rg is equal to 1 minus r by r plus h, ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट, है ना, 1 माइनस v स्क्वायर बाय 2rg इज इक्वल टू r बाय r प्लस h, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से फिर से मुझे मिल रहा है r प्लस h इज इक्वल टू r होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय 2rg, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज h क्या होगा, h इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय 2rg, है ना, फिर माइनस माइनस r, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लो। h होगा, यहाँ पे r क्या है, 6400 किलोमीटर से, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये क्या होगा, 9.8 किलोमीटर होल स्क्वायर है। तो इसको सब किलोमीटर में रखते हैं, है ना। 2 इंटू अर्थ का जो मतलब है ना, क्या है, रेडियस है g, इंटू ग्रेविटी को यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको ले सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो वेलोसिटी तो शायद किलोमीटर पर सेकंड में था, ठीक है ना। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ले सकते हैं 9.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, है ना, किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एक तो 9.8 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ये 9.8, ठीक है ना। फिर माइनस आर विच इज इक्वल टू 6400, समझ में आया ना। सर थोड़ा सा थोड़ा सा ये हो गया। हाँ सर। तो इसको ना हम ऐसे ले सकते हैं, इम्प्लाइज h इज इक्वल टू ये जो 6400 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, है ना, 1 माइनस ये जो 9.8 बाय 6400, ये 9.8 को अगेन मान लो हम 10 मान सकते हैं, इसको 10 ले लो, ये 10 टू द पावर 3 ऊपर आ जाएगा माइनस 3, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ रहा है 64 इंटू 2, मतलब 128 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है ना। तो एक और माइनस 6400 है, ठीक है। तो ये 10 टू द पावर 2 कैंसिल हो गया, तो ये 10 टू द पावर 2 है, 100 बाय 128 है। तो इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 6400 इंटू 128 बाय ये 128 माइनस 100 होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 28, ठीक है ना। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 7, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ रहा है 32, है ना। तो 6 माइनस 6400, ठीक है ना। तो टोटल में आएगा h इज इक्वल टू 6400 इंटू 32 माइनस 7, 32 माइनस 7 इज इक्वल टू 25, है ना, 25 डिवाइडेड बाय 7, तो हाइट आ रहा है
अच्छा एक काम करो, 64 इंटू 25 पहले मल्टीप्लाई कर लो। 64 इंटू 25 कितना होगा? 28 32 32 मतलब 1 है ना। 64 इंटू 25 कितना आ रहा है? पेपर कैलकुलेट कर लो। 64 इंटू 20 आएगा 640 1280 और 320 1600 16 1600 आ रहा है ना, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है ना। तो हाइट कितना आ रहा है? 16/7 इंटू 10⁴। ये किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है ना। 160/7 है ना। सर डेसिमल प्लेसेस नहीं तो नहीं निकालना पड़ेगा बहुत। हाँ हाँ हाँ, इतना किलोमीटर चाहिए तो किलोमीटर में ही मैंने एक्सप्रेस किया ना, इतना किलोमीटर से आ रहा है। ठीक है। अरे राहुल तुमने कितना बोला था बेटा? फिर मैंने तो 41 बोला था। 41 बोला था। अरे आंसर है 20,900 किलोमीटर। तो हाँ हमारा सर, अभी किया कैलकुलेशन ये, अभी किया तो 20,900 आया। ये आ रहा है, इससे आ रहा है हाँ, इसी से आ रहा है। 1,60,000/7 है ना, अप्रोक्सीमेटली। मतलब एग्जैक्टली कितना आ रहा है? एग्जैक्टली बोलो यार कोई। मैं अप्रोक्सीमेट आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लो, क्योंकि जेई मेंस में डेसिमल में आता है क्वेश्चंस, ठीक है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में है ना, न्यूमेरिकल क्या, जो न्यूमेरिकल वाला ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें भी है ना पॉइंट तक का अभी ऑप्शन देता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब कल से प्रॉब्लम करेंगे, है ना। क्लियर है? 15 मिनट हाँ। और 2। सर हम्म 228570। 7 और 16 क्या बोल रहे हो तुम? 7 2 जा 14 पॉइंट, ठीक है ना, ये 2 आ गया। वहां पे जीरो 0, रख दिया मैं। हाँ सर आप पॉइंट कहीं लगे तो पे 0 आएगा ना। अप्रोक्सीमेशन किए थे ना 10 का? क्या क्या? सर आप कहीं पे अप्रोक्सीमेशन किए थे, 9.8 को 10 लिए थे ना? हाँ 9.8 को 10 लिया था। सर और मैं बिना 9.8, हाँ बिना 9.8, मैं 9.8 ही लिया था, 20,906 आया। अच्छा 9.8 से इतना आ रहा है, हाँ 20,906। अच्छा हाँ, इसमें ये देखो है ना, यहाँ पे 10⁴ है ना एक्चुअली, ठीक है ना। तो वो 9.8 को 10 लेने से इजी कैलकुलेशन के लिए मैंने किया था, ठीक है ना। तो उसे अभी ये देखो 2.3 में आ रहा है, मतलब ये आ रहा है कितना, नियरली इक्वल टू 23,000 किलोमीटर। हाँ सर वही बीस मैं हजार नौ सौ एग्जैक्ट बता रहा था। 20,900 और 23,000 में बहुत डिफरेंस है, इसलिए ना अप्रोक्सीमेशन नहीं करना भाई, ठीक है ना। पूरा प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना, ठीक है। हाँ सर प्रॉपरली कैलकुलेट करने से 22857, वो तो 3 हाँ डालने तो से मैंने 21 हो जाएगा। 9.8 को 10 लिया था ना, तो 2285 भी तो बहुत दूर हो रहा है 209900 से, ठीक है। ठीक है सर। ओके, है ना। तो कल से प्रॉब्लम करेंगे।